नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। तो आज की क्लास जो है वो क्लास 10 वालों की 1.3 यानी पहला लेसन जो है वास्तविक संख्याएं, उसका तीसरी प्रश्नावली आज चलेगी। तो इसमें जो पूछता है हर बार यही पूछता है, जो तीसरी प्रश्नावली है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमेशा पूछता है कि या तो करड़ी में 5 दिया रहेगा, या तो करड़ी में 2 दिया रहेगा, करड़ी में 7 दिया रहेगा, या करड़ी में 13। इसी तरह से कोई इनमें से एक संख्या दी जाएगी और आपको उससे बोलेगा, देखिए ये तो है अपरिमेय संख्याएं हैं, ये हमें पता है, लेकिन वो आपसे बोलेगा कि इन्हें सिद्ध कीजिए कि क्या ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसे हम आज आपको बता देंगे कि कैसे इन्हें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है 3.1 का, मतलब तीसरी प्रश्नावली का, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज तो सही है कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके आगे आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 23 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरह से आपको बड़ा बड़ा दे देगा या किसी तरह से देगा। तो इसे कैसे हल करना है ये समझ लेते हैं कैसे होगा। पहला काम, परिमेय अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना हमें, तो पहले हम इसे परिमेय मानेंगे, परिमेय मान करके सब इसके तरह से चलेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में फिर इसे जब देखेंगे कि परिमेय नहीं है तो फिर इसे अपरिमेय बता देंगे। तो पहला काम, कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो उसे पहले परिमेय मानेंगे। तो माना करड़ी में 5, हल करते हैं, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो एक पहले वीडियो में बनाया हूँ संख्याएं, उसे आप देख लेंगे तो उसमें सब समझ में आ जाएगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती हैं संख्याएं। तो आप संख्याएं वाला वीडियो देख लीजिएगा। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का मतलब, परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है कि वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, p बटे q यानी बटे के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा p और q कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक मतलब या तो धनात्मक हो सकता है, या तो ऋणात्मक, या तो शून्य हो सकता है, और q के बराबर कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। ये होता है परिमेय संख्या की परिभाषा। तो इसी तरह हम इसे व्यक्त करेंगे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ये नियम है कि परिमेय संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। और सुनिए, p जहां पर p और q सहअभाज्य, अभी बता देते हैं सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य संख्या है या अंक है। q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला काम, किसी भी तरह की संख्या हो, करड़ी में 5 हो या करड़ी में 2 हो, तो आप पहले उसे मानेंगे। करड़ी में अगर 2 रहती तो मानते कि माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जिससे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? दो संख्याओं का ऐसा युग्म या संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब 2। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर 3 और 5, ये दो संख्याओं का युग्म हो गया। तो दो संख्याओं का ऐसा युग्म जो केवल, जिसका गुणनखंड केवल एक उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ एक ही रहना चाहिए। मतलब अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये समझिए कि कौन सी ऐसी गिनती है जो इन दोनों को काट सकती है, वही सहअभाज्य संख्या रहेगी।
अगर इन दोनों गिनती, पहले ये देखिए उभयनिष्ठ अगर पता करना है तो ये आपको देखना होगा कि इन दोनों में कौन ऐसे, इन दोनों को कौन ऐसा अंक है जो इन दोनों को काट देगा। तो ऐसा कोई अंक नहीं है, केवल एक है जो इन दोनों को काट देगा। एक 3 को भी काट देगा, एक 5 को भी काट देगा। तो जब दो संख्याओं के युग्म का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त हो तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो 3 और 5 सहअभाज्य संख्या हैं। आपको इसी तरह से दे देगा 8 और 11, जैसे ये दे दिया 8 और 11। तो इसमें कोई ऐसी संख्या है जो 8 को भी काट दे और 11 को, ये नहीं कि अलग से 8 को ये काटे और 11 को कोई दूसरी, कोई एक ही संख्या जो 8 को भी काटे और 11 को भी काटे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है सिवाय एक के। तो ये बोल सकते हैं कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें P और Q सहअभाज्य संख्या है। इसका कहने का मतलब P और Q का गुणनखंड केवल एक है, यानी एक है। तो पहला काम तो हम ये मानेंगे कि माना करनी में 5 एक परिमेय संख्या, तो हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है और Q बराबर 0 नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो ऊपर कुछ भी रहे, Q यानी शेष, Q यानी हर वाला, तो यहाँ पर 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर 0 नीचे रहेगा तो इसका मान अनंत आएगा। किसी भी संख्या में अगर 0 अंश में रहता है, चाहे नीचे 40 हो या 0 बटे -40 हो या 50 हो, कुछ भी हो, अगर 0 अंश में है तो इसका मान 0 आता है। और अगर 0 भाग दे रहा है ऊपर, मतलब 0 अगर हर में आ रहा है तो इसका मान अनंत या अपरिभाषित आएगा। तो इसे छोड़िए, ये समझिए। पहला काम केवल इतना लिखना है, उसके बाद हल कैसे करना है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, हमें इतना पता है, हमें इतना जान लिया है कि करनी में 5 को मान ली है परिमेय संख्या, तो इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो करनी में 5 बराबर P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम काम करेंगे दोनों संख्याओं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि जब करड़ी लगी रहती है और करड़ी की घात इसमें देखिए 2 है। अगर केवल करड़ी है तो इसमें हमेशा इसकी घात 2 रहती है। अगर करड़ी की घात 3 है, तो अगर करड़ी की घात 3 है तो घन करने पर करड़ी हटेगी, करड़ी की घात दिखाई नहीं देती, यहाँ पर 2 रहती है, तो वर्ग करने पर वो करड़ी हट जाती है। अगर करड़ी का वर्ग कर देंगे तो वो करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पर करड़ी में 5 का वर्ग करेंगे। अब देखिए करड़ी कैसे हटती है, जैसे करड़ी में 5 का हम वर्ग करेंगे तो बोल रहे हैं करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 5, इधर लिख देंगे पी स्क्वायर और Q स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम करड़ी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो कैसे करड़ी हट जाती है, तो किसी भी संख्या का वर्ग यानी उसका 2 बार आपस में गुणा। और करड़ी के गुणा का नियम होता है कि अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा, बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा। तो अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो आएगा 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो आ गया ना 5। तो सीधे सीधे यही बता दे रहा हूँ कि करड़ी का अगर वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। तो यहाँ पर 5 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर आया है। तो इससे ये समझेंगे, देखिए 5 यहीं रहेगा, Q इधर भाग कर रहा है तो इधर Q आकर के गुणा करेगा। बताया पक्षांतर के नियम में जो संख्या इधर जोड़ करती है उधर जाकर घटाना करती है, यहाँ पर जो घटती है उधर जाकर जुड़ती है, यहाँ पर जो गुणा करती है वहाँ पर जाकर भाग करती है बराबर के उस साइड। अगर जो इधर भाग करती है तो इधर आकर के गुणा करती है, यानी ये गुणा इधर कर रहा है तो इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा। और अगर भाग कर रहा है तो इधर आकर के गुणा करेगा। तो यहाँ पर Q P में भाग कर रहा है तो इधर आकर Q गुणा करेगा। 5Q स्क्वायर मतलब 5 गुणे Q स्क्वायर, तो इधर P स्क्वायर रहेगा। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 5, अब इधर देखिए 5 और Q आपस में गुणा कर रहे हैं, तो इस बार हम अपने मन में भेजेंगे कि ये 5 जो है इधर जाकर के क्या करेगा, भाग करेगा। Q इधर ही रहेगा, ये 5 और Q आपस में गुणा कर रहे हैं तो जो संख्या इधर गुणा करेगी उधर जाकर के भाग करेगी। तो अगला इसका रूप होगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। तो इसके कहने का मतलब है कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो ये नियम है कि जो संख्या किसी संख्या के वर्ग को भी विभाजित करती है वो उस संख्या को भी विभाजित करती है। मतलब अगर 5 किसी संख्या का वर्ग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए
25 का वर्ग ले लेते हैं तो 25 का वर्ग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 625 होगा, इतना बड़ा भाग देने में आपको दिक्कत होगी। तो मान लीजिए हम 10 का वर्ग ले लेते हैं, 10 का वर्ग ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो अगर 5 किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है यानी 100 को विभाजित कर दे रहा है, तो 5 10 को भी विभाजित कर देगा। तो ये यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर 5, अब यहाँ पर 5 गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो आप ये बोलेंगे कि 5p² को 5 p² को विभाजित करता है। अतः 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये आपको निकल के आ गया कि 5p को विभाजित करता है। ठीक, 5p को यहाँ पर क्यों लिख दिया, 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से जो हम यहाँ पर माने हैं कि जिसको विभाजित करेगा, अब अगला प्रोसेस यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर जिसको विभाजित कर रहा है, यहाँ पर 5 है जिसका हमें निकालना है कि ये अपरिमेय संख्या है जिसे सिद्ध करना है, तो इसमें आपको 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो आपको इसी के बराबर 5m मानना है, यानी p के बराबर जिसको विभाजित कर रहा है। तो माना, दूसरी बार माना लिखेंगे, p बराबर 5m। अगर करनी में 2 का निकालना रहता तो 2m लिखते, अगर करनी में 7 का तो 7m लिखते। p बराबर 5m मानने पर को p बराबर 5m को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे 5m को, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है तो p के जगह पर 5m रखेंगे तो 5m का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5q² बराबर 5m का स्क्वायर, यहाँ पर p का स्क्वायर था तो यहाँ पर 5m का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5q² बराबर 25m²। 5 का वर्ग हो गया 25। ये 5 जो है इधर गुणा कर रहा है तो इधर जाकर के भाग करेगा, तो जब ये इधर भाग करेगा तो 5 जब 25 में भाग करेगा तो ये आएगा 5m²। अब देखिए यही वाला प्रोसेस सेम यहाँ पर आ गया। इसी से हम ये बोले थे कि 5q में गुणा कर रहा है, 5p में भाग करेगा तो यानी 5p² को विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखिए 5m से गुणा कर रहा है तो 5q को विभाजित करेगा, यानी 5q में भाग देगा तो यानी 5q² को विभाजित करता है। अतः फिर वही लिखेंगे 5q² को विभाजित करता है, वो विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर आपको दोनों चीज मिल गया कि 5p को भी विभाजित करता है और 5q को भी विभाजित करता है। इतना समझ में आ गया, इतने तक आप पहुँच गए कि 5p को भी विभाजित करता है, 5q को भी विभाजित करता है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, अतः पाँच p तथा q दोनों को विभाजित करता है। अतः 5p और q का एक गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हमने यहाँ पर माना क्या था, हमने माना ये था कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब हमने बोला था सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 रहता। तो यहाँ पर कैसे ये प्राप्त हो रहा है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है। तो यानी हमने जो अब इसके बाद लिखेंगे कि हमने जो धारणा मानी है वो गलत मान ली है, यानी जो धारणा हमने मानी है कि करनी में 5 परिमेय संख्या है वो गलत है, जो धारणा हमने मानी है। अतः करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना करने के बाद आप लिख देंगे, क्योंकि p और q सह अभाज्य संख्या है तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। और गलत धारणा मानने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि 5 भी इसका गुणनखंड होगा। तो इसके बाद ये लिख देंगे कि अतः हमें गलत धारणा की वजह से गलत उत्तर प्राप्त होता है। हमने गलत धारणा मान ली है
इसलिए लास्ट में लिखेंगे कि हमने गलत धारणा मान ली है, इसलिए गलत धारणा क्या मानी है कि गलत धारणा परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या हमने मान ली थी। तो आंसर देखिए सअभाज्य भी संख्या बोले हैं तो आना चाहिए तो 1, लेकिन आ रहा है 5, तो ये बोल देंगे कि हमने गलत धारणा मान ली है, इसलिए करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले परिमेय माना, फिर लास्ट में वही अपरिमेय कह देंगे, इतना प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, इसी तरह से 2 का भी होगा, 7 का भी होगा। कभी कभी आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, जैसे 3 प्लस करड़ी में 5, 3 प्लस करड़ी में 5। अब इसको बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, वही चीज सेम लिखेंगे। आप लिख लीजिए कि 3 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q या A/B आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं। तो मान लीजिए 3 प्लस 5 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। जहां A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं और B के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर में 0 होना नहीं चाहिए। जो बटे में निचली वाली संख्या होती है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक, इतना समझ में आ गया। इतना करने के बाद आप इसे लिखेंगे 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर A/B। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। नहीं, अभी वर्ग नहीं करेंगे, जाने दीजिए, इसमें वर्ग नहीं करना है, ज़्यादा लंपट पड़ जाएगी वर्ग करने से। तो यहाँ पर 3 इसके साथ जुड़ रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, घटेगा। तो करड़ी में 5 यही रहेगा, A/B में से 3 घट जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये आप यहाँ पर देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये P/Q के रूप में है, और अगर हम चाहें तो 3 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो यानी जो दाहिने तरफ की संख्या हमें प्राप्त हो रही है, ये संख्या एक पूर्णांक संख्या है, यानी समझिए पूर्णांक संख्या यानी तो धनात्मक या तो ऋणात्मक या तो 0। तो ये जो दाहिने तरफ की संख्या हमें प्राप्त हो रही है A/B और 3, ये एक पूर्णांक अथवा आप बोल सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन हमें ये पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये तो हमें परिमेय प्राप्त हो रहा है, लेकिन करड़ी में 5 जो होती है ये अपरिमेय संख्या होती है। तो इतना करने के बाद हम लिख देंगे कि A/B और 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमने गलत धारणा मान ली है कि 3 प्लस करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन अलग करके बदल देगा, जैसे दे देगा 6 प्लस करड़ी में 2। इसे सिद्ध करना है तो यही लिखेंगे कि माना 6Q प्लस 2, 6Q प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यही करेंगे कि 6 प्लस करड़ी में 2 बराबर P/Q लिखेंगे। फिर उसके बाद करेंगे कि 6 इधर जुड़ रहा है तो इधर जाकर के 6 घट जाएगा। जब इधर 6 घट जाएगा तो इधर फिर करड़ी में 2, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं, तो यानी फिर गलत धारणा मान लिए। अब जिनको ये भी नहीं करना आता होगा उनके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर इस तरह की करड़ी मतलब की संख्या दे दे आपको पूछने के लिए, जैसे ये दे दे, इसे बोल दे अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, और दे दे आपको ये संख्या दे दे, और इस तरह से आपको अगर संख्याएं देती हैं और उसमें आपको एक चीज़ दिख रहा है, करड़ी में 2 दिख रहा है, करड़ी में 5 दिख रहा है, करड़ी में 5 दिख रहा है, करड़ी में 5 ही नहीं, या तो करड़ी में 2 दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, 7 दिखे, 11 दिखे, 13 दिखे, या 17 दिखे, 19 दिखे, 23 दिखे, 31 दिखे, 29 दिखे, 29,
तो आप ये कहेंगे कि करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 5, ये एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या केवल 0 को छोड़ करके बाकी किसी भी संख्या से, अगर देखिए अभी 0 को मत लीजिए, परिमेय संख्या का अगर आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखेंगे तो परिमेय संख्या जिस भी संख्या के साथ जुड़ती है अथवा घटती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिस भी संख्या के साथ जुड़ती है या घटती है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए यहाँ पर 6 करड़ी में 2 के साथ जुड़ रहा है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका नियम है कि अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जुड़ेगी तो वो भी अपरिमेय हो जाएगी, और अपरिमेय संख्या के साथ कोई संख्या गुणा करेगी 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 से गुणा कर लेगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करती है तो वो भी अपरिमेय हो जाएगी, लेकिन 0 को छोड़ करके। और अगर जुड़ती है तो भी अपरिमेय, घटती है तो भी अपरिमेय, भाग देती है तो भी अपरिमेय। इस नियम से वो बता सकता है कि अपरिमेय संख्याओं के साथ जो संख्या जुड़ती, घटती, गुणे में अथवा भाग में होती है वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। या अपरिमेय संख्या जिस संख्या के साथ जुड़ती, घटती है वह उस संख्या को भी अपरिमेय संख्या बना देती है। या तो इतना लिखें या तो जिस तरह से बताया उस तरह से करें, नंबर पूरा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सब कुछ संपूर्ण हो गया आपका ये लेसन।